हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर का रेनफेड एग्रीकल्चर एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, मतलब रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के टॉपिक में प्रॉब्लम ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन ड्राईलैंड। क्या प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन ड्राईलैंड के बारे में, कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, कि ड्राईलैंड में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, या फिर तो सीधा सीधा कहिए कि व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द ड्राईलैंड, कि ड्राईलैंड या फिर तो जो रेनफेड एरिया है उसमें कौन कौन सी कॉन्स्टेंट्स, कौन कौन से अवरोध, कौन कौन से रोग लगते हैं, किस किस रोग की वजह से यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन में दिक्कतें आती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। थोड़ा सा उससे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, मतलब क्या होता है, कैसे हुआ। तो जैसा कि पता है कि लैंड डिग्रेडेशन इन रेनफेड एरिया आर रिजल्ट फ्रॉम क्लाइमेटिक वेरिएशन। ये लैंड डिग्रेडेशन होता क्यों है, मतलब भूमि का खराब होना, डिग्रेड होना कैसे हो जाता है। तो पहली बात, मेन पॉइंट है कि क्लाइमेटिक वेरिएशन की वजह से होता है। क्या, जो क्लाइमेट में चेंजेज होते हैं, मौसम में चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से यह होता है। दूसरा, अनप्लान्ड ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जैसे कि मानव की क्रियाकलाप है, जो क्या कर रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। जैसे पेड़ काटते जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं और लगा नहीं रहे, तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ ह्यूमन एंड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, क्या कि जो पॉपुलेशन लाइव स्टॉक है और ह्यूमन है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। क्या, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके साथ साथ ओवर ग्रेजिंग भी है, मतलब कि ज्यादा चरने की वजह से जंगल या फिर पॉस्चर लैंड खराब हो जा रहे हैं, तो वो मिट्टियां खराब हो जा रही हैं और इरोजन की वजह से बह जा रही हैं। तो ये सभी दिक्कतें हो रही हैं। उसके साथ साथ कुछ है, जैसे कल्टीवेशन और अर्बनाइजेशन की तकनीक, जो प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा रोल अदा कर रही हैं, क्या करने के लिए, सॉइल को डिग्रेड करने के लिए। तो उसके आगे हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसा कि बात किया जाए, एज अ रिजल्ट ज्यादातर जो जंगल है वो किस लिए यूज हो रहे हैं, ग्रेजिंग पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं। बात करें तो 70% जो रेनफेड एरिया है वह विंड इरोजन और सैंड डिपोजिशन की वजह से खराब हो चुकी है, अफेक्ट हो चुकी है, प्रभावित है। जैसे कि कहा जाए 142 मिलियन हेक्टेयर नेट कल्टीवेबल एरिया, जितने टोटल एरिया है 142 मिलियन हेक्टेयर, जो हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि इसमें से 86 मिलियन हेक्टेयर, करीबन 60% रेनफेड एरिया है। जो कि अगर हम लोग पूरा अपने सिंचाई की व्यवस्था पूरा की जाए, तब भी 50% कल्टीवेशन एरिया, जो एरिया है, वह रेनफेड ही रहेगी। तो मतलब कुल मिला कहा जाए कि हम लोग अगर कितनी भी सिंचाई का प्रयोग कर लें, तो भी 50% एरिया रेनफेड एरिया रहेगी, मतलब जहां पे पानी की कमी रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात करें तो अबाउट 60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, भारत की 60% जनसंख्या और 60% जो लाइव स्टॉक, मतलब जो पशु धन है, यह क्या कहाँ निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। और 2025 तक हम लोग बात करें तो यह करीबन 40% तक घट सकती है। मतलब यह निर्भरता एग्रीकल्चर पर 60% से 40% तक घट सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गरीब जनसंख्या है और यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब शहरीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से जमीन घटती जा रही है। इस समय जनसंख्या का अगर उपयोग बात करें तो करीबन 2025 तक जाते जाते यह जनसंख्या 1.5 बिलियन, मतलब 150 करोड़ जनसंख्या हो सकती है। तो इस जनसंख्या की लैंड होल्डिंग की बात करें, जो इस समय 0.15 हेक्टेयर है, जो कि क्या हो सकती है, 0.08 हेक्टेयर तक होने का चांस है। तो अगर इतना जमीन, इतनी छोटी छोटी जोतें हो जाएंगी, तो इस पर खेती करना बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा। और बात करें तो आउट ऑफ 97 मिलियन फार्म होल्डिंग, 76% आर स्मॉल। अगर बात करें रेनफेड एरिया में, तो वहाँ के जो किसान है वो बहुत ज्यादा गरीब हैं। क्यों? क्योंकि जित इसमें से 970 लाख फार्म होल्डिंग जो है, उसमें से 76% जो खेती करने वाले फार्मर्स हैं वो छोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद हम लोग बात करें आगे, मोस्ट ऑफ क्रॉपिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड कंटिन्यूस अंडर रेनफेड, मतलब जितने भी एरिड और सेमी एरिड रीजन में खेती हो रही है, क्रॉपिंग
क्रॉपिंग की जाती है वह रेनफेड कंडीशन के अंतर्गत ही आती है। ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं छोटे फार्मर हैं और मार्जिनल रिसोर्स है, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, इसलिए वह किसी संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पुअर रिसोर्स बेस परमिट्स लो इनपुट सब्सटेंस, उनके पास कोई प्रकार का इनपुट नहीं जिसकी वजह से वह क्रॉप यील्ड में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। आगे, द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन ड्राई फार्मिंग रीजन, ड्राई फार्मिंग रीजन में प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है जिसकी वजह से बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा और यह मेन कारण है क्रॉप प्रोडक्शन का। कुछ जो मेन अवरोध है क्रॉप प्रोडक्शन में उन्हें कुछ ग्रुप में बांटा गया है, जैसे पहला क्लाइमेटिक कांस्टेंट है, दूसरा सॉइल रिलेटेड कांस्टेंट, तीसरा ट्रेडिशनल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, हैवी वीड प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ सुटेबल वेराइटीज एंड सोशल इकोनॉमिक कांस्टेंट। ये कुल मिला के 6 यहाँ पर कांस्टेंट्स आपको दिखाए गए जो कि नीचे टॉपिक में इन्हें डीप में डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग चलते हैं इनके बारे में डीप में डिस्कस करने। तो सबसे पहला जो है वह क्लाइमेटिक कांस्टेंट, क्या कि क्लाइमेट का कौन सा अवरोध है जो दिक्कत करता है, जो मतलब कि रेनफेड एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहला क्लाइमेट में है रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बारिश का चरित्र है, जो बारिश हो रही है उसकी वजह से। तो बारिश में भी कुछ और मेन मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि वेरिएबल रेनफॉल। वेरिएबल रेनफॉल का मतलब हर जगह अलग अलग पानी बरसना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया 1192 मिलीमीटर, मतलब कि भारत की जो वार्षिक बारिश है वह 1192 है मिलीमीटर है। और उसके बाद यदि एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात करें तो इंडिया को 4 जोन में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से 1/3 जियोग्राफिकल एरिया कैसी है जहां पर 750 mm से कम पानी बारिश होती है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जब 1/3 एरिया में 750 mm से पानी कम बारिश हो रहा है तो वह रेनफेड एरिया कंडीशन आ जाती है। आगे हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन, जैसे जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। यहाँ पर जोन 1 में सबसे कम रेनफॉल, जोन 2 में लो रेनफॉल, जोन 3 में मीडियम रेनफॉल और जोन 3 में हाई रेनफॉल एरिया है। कितना रेनफॉल होता है यहाँ टेबल के माध्यम से आपको दर्शाया गया है, स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बारिश का ही है कि कितना इंटेंसिटी में बारिश होता है और क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसा कि हमें पता है कि 50% ऑफ टोटल रेनफॉल, मतलब जितना बारिश होना है भारत में, वह उसमें से आधा बारिश सिर्फ 3 से 5 दिनों के अंतर्गत हो जाता है। तो इससे क्या होता है, बहुत तेजी से सरफेस रन ऑफ होता है, मतलब जो सरफेस बहता है, सरफेस पर पानी बहता है, और जब वो सरफेस रन ऑफ होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन बहुत तेजी से होता है, मृदा कटाव, मृदा क्षरण बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से यह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत कर दी हमारे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। उसके बाद नेक्स्ट है एब्रीवेशन एंड वेरिएशन इन मानसून बिहेवियर, मतलब कि मानसून जो आने वाला है उसके बिहेवियर में कुछ न कुछ बदलाव हो जाना। जैसे पहला है लेट ऑनसेट ऑफ मानसून, मतलब जैसे मानसून मान लीजिए आना था 10 तारीख को, लेकिन वो क्या हुआ 20 तारीख को आया। 10 दिन जब लेट होगा तो उससे क्या होगा कि सोइंग में लेट होगा, और जब बुआई में लेट होगा तो क्रॉप यील्ड में भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगला अर्ली विथड्रॉल ऑफ मानसून, जिस तरीके से लेट वाला प्रॉब्लम कर रहा है उस तरीके से अर्ली विथड्रॉल भी मानसून बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे अगर हमें बुआई करना है जून 10 तारीख से, लेकिन क्या हुआ बारिश हो गई 20 मई को ही, 20 दिन पहले हो गई, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, सब लोग से मतलब बुआई नहीं कर पाएंगे, और उससे क्या होगा कि वहां पर कई प्रकार की दिक्कतें होंगी और क्रॉप प्रोडक्शन भी नहीं हो सकता। आगे हम लोग बात करें थर्ड, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल, मतलब इसमें यदि एकाएक कह दिया जाए 7 से 10 या 15 दिन तक एकाएक बारिश ही ना हो, जैसे मानसून चल रहा है लेकिन मानसून के सीजन 15 दिन बारिश ही ना हो, 20 दिन बारिश ही ना हो, तो इसमें क्या होगा, यह बहुत ज्यादा दिक्कत कर देता है, और जैसे जो सॉयल है उसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से सूखा पड़ जाता है और मानसून में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जहाँ पे डीप सॉयल्स है वहां पे और ज्यादा क्रिएट करता है प्रॉब्लम। उसके बाद ये जो क्रॉप है क्रॉप खराब हो जाती हैं। आगे, हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत है क्लाइमेटिक कंडीशन में। अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इवेपोर ट्रांसपिरेशन, जो मतलब कि इवापोरेशन हो रहा है और ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इन सभी का रेट बहुत तेजी से हाई हो जाएगा, और हाई हो जाएगा तो सॉयल का मॉइस्चर या फिर जो प्लांट के अंदर मॉइस्चर है उसका बहुत तेजी से क्षरण हो जाएगा। अगला है वह है लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी में कमी हो जाना। जैसे अगर हमारे वातावरण में जो है नमी जो है, नमी कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा आर्द्रता कम हो जाएगी, तो आर्द्रता कम होने से दिक्कत क्या होगी कि वह सॉयल से या फिर प्लांट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, जिससे क्या होगा, सॉयल मॉइस्चर स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हॉट ड्राई विंड्स,
बहुत तेजी से गर्म हवाएं चलेंगी तो उससे भी क्या होगा, मॉइस्चर स्ट्रेस आएगा और जो सॉइल में है सॉइल इरोजन भी होगा, साथ में सॉइल में बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी और फर्टाइल सॉइल का लॉस भी हो जाएगा, अच्छी उपजाऊ भूमियों का उड़ के लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है हाई एटमॉस्फेरिक वाटर डिमांड। और जब अगर वाटर एटमॉस्फेयर में वाटर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, जो इवेपो ट्रांसपिरेशन मतलब इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन है, अगर इनकी एक्सेस बढ़ जाए, बहुत तेजी से बढ़ने लगे, तो इससे क्या होगा, कितना भी बारिश होगा वो इवापोरेट हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार की दिक्कत ही है ड्राई स्पेल्स में, मतलब एरिड रीजन में, या फिर तो क्या कहें हम लोग रेनफेड कंडीशन या फिर ड्राई लैंड कंडीशन में यह बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सॉइल रिलेटेड कांस्टेंट्स की। तो सॉइल रिलेटेड कांस्टेंट में अगर हम लोग बात करें, मतलब मृदा से रिलेटेड कांस्टेंट्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो सॉइल को ग्रुप किया जाता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में 4 ग्रुप में होता है, जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल। यह जो सॉइल्स हैं, 3 सॉइल, ये ज्यादातर पाई जाती हैं किसमें, ड्राई लैंड एरिया में। वैसे और भी सॉइल्स पाई जाती हैं लेकिन मेनली 3, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड एलुवियल सॉइल पाया जाता है ड्राई लैंड एरियाज में। उसके बाद आगे हम लोग बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सॉइल क्या क्या दिक्कतें करती हैं। तो इनएडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, अगर सॉइल में मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी सही न हो, या फिर बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए, तो भी बहुत ज़्यादा यह दिक्कत करती है, अवरोध करती है क्रॉप प्रोडक्शन में, या फिर तो अ, इसको खेती करने लायक बनाने में। अगला पुअर ऑर्गेनिक मैटर, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब कि अवशेष पदार्थ हैं, उन सभी का मात्रा बहुत कम होना। अगर बहुत कम रहेगा ऑर्गेनिक मैटर, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा खराब होगी, और फर्टिलिटी खराब होगी तो उससे क्या दिक्कतें होंगी, क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा ही दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट है पुअर सॉइल फर्टिलिटी, क्या, सॉइल की फर्टिलिटी खराब होना। जैसा खराब सॉइल की फर्टिलिटी रहेगी तो आप जानते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी जहाँ खराब होगी तहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन आसान किया नहीं सकता, और ड्राई लैंड में ऐसा कंडीशन ज्यादातर देखा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सॉइल डिटोरेशन ड्यू टू इरोजन, मतलब इरोजन, वाइंड इरोजन या फिर वाटर इरोजन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, सॉइल डिटोरेशन हो रहा है, मतलब ऊपर की जो फर्टाइल लैंड है वह बहुत उड़ जा रही है या फिर पानी के साथ बह जा रही है, तो वह क्या करती है, क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कतें करती है। नेक्स्ट है सॉइल क्रस्ट प्रॉब्लम, मतलब सॉयल जो है वह कठोर होना है। क्रस्टिंग आप पढ़े होंगे पिछले लेक्चर्स में 4 सेमेस्टर के, कि सॉयल क्रस्टिंग क्या होता है, तो क्रस्टिंग का मतलब होता है सॉयल का कठोर होना। जब सॉयल कठोर हो जाएगा, हार्ड लेयर बन जाएगा, तो उसमें क्या होगा, अगर हम लोग बीज बोएंगे तो वो बीज उभरेगा नहीं, और जब बीज नहीं उभर पाएगा तो उससे क्या होगा, कितना भी हम लोग पानी दे दें या फिर कुछ भी कर दें, कितना फर्टिलिटी, तो वह अच्छे से नहीं हो पाएगा। और वहां पर अगर बारिश भी होगा तो इनफिल्ट्रेशन हो नहीं पाएगा, मतलब बारिश अंदर जा ही नहीं पाएगा मिट्टी के अंदर, तो वहां का वाटर लेवल भी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। हाई रन ऑफ से वहां पर सॉइल इरोजन की भी दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ हार्ड लेयर और डीप क्रैक, मतलब कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जमीन के अंदर हार्ड पैन बन जाते हैं। हार्ड पैन क्या होता है, मतलब अगर भारी गाड़ियां चले खेतों में तो उससे क्या होगा, नीचे कठोर मृदाएं बन जाती है, एक ही लेवल पर जुताई करने किया जाए तो नीचे कठोर मृदा बन जाती है, उसके नीचे पानी जा ही नहीं पाता, तो ये हार्ड लेयर होता है। और डीप क्रैक क्या होता है, अगर जब पानी मिलेगा ही नहीं खेत में तो क्या होगा कि बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। यह ज्यादातर बड़ी बड़ी दरारें ब्लैक सॉइल्स में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट कांस्टेंट जो है वो है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में क्या क्या है, तो जैसे कुछ है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, जैसे पहले से ट्रेडिशनल मैनेजमेंट किया जाता है कि आप प्लाविंग अलोंग द स्लोप, अगर अलोंग द स्लोप हम लोग करेंगे तो क्या होगा, बारिश होगा तो मिट्टी साथ में बहेगा, तो सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ब्रॉडकास्टिंग सीड एंड सोविंग बिहाइंड द कंट्रोल प्लाव, जो कंट्री प्लाव है, देसी प्लाव है, उसके पीछे पीछे बीज की ब्रॉडकास्टिंग करना या फिर बीज को बुआई करना, ये भी एक प्रकार की खराब प्रॉब्लम ही होती है सूखे एरियाज में। उसके बाद मानसून सीजन, यह एक कांस्टेंट है कि अगर सूखा एरिया तो वहां पे सिर्फ मानसून में बुआई कर सकते हैं और कहीं बुआई नहीं कर सकते, या फिर चॉइस ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन रेनफॉल। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम लोग अपने मन से क्रॉप नहीं लगा सकते, क्रॉप हम लोग रेनफॉल के हिसाब से लगाएंगे, मतलब जितनी बारिश होगी उस हिसाब से हम लोग क्रॉप लगाएंगे। फिर अब एप्लीकेशन एफवाईएम इन लिमिटेड क्वांटिटी, सूखे रीजन में एफवाईएम की लिमिटेड क्वांटिटी होती है, वहां पे हम लोग यूज नहीं कर सकते, यूज अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है फार्म एंड मैन्योर की। हैंड वीडिंग किया जाता है वहां पर, अगर हैंड वीडिंग भी करना भी एक बहुत बड़ा कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हाथ से अगर वीडिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर छूट जाता है, घास जो छूट जाती हैं वो बाद में दिक्कतें करती हैं। नेक्स्ट मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, ये भी
दो दो या तीन प्रकार की फसलें एक साथ उगाना, तो ये क्या करता है, क्रॉप प्रोडक्शन में दिक्कत करता है। यूज ऑफ अनकन्वेंशनल सिस्टम ऑफ हार्वेस्टिंग, जैसे जिस मेथड का, जिस चीज से हार्वेस्टिंग करने का जब नियम है या फिर जितने दिन पे करना है, यदि उस हिसाब से नहीं करेंगे या दूसरे तरीके से करेंगे, थोड़ा खराब तरीके से, तो क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन में दिक्कत होगा। ट्रेडिशनल स्टोरेज सिस्टम, अगर पुराने तरीके से ट्रेडिशनल स्टोरेज सिस्टम हम लोग करते रहेंगे तो क्या होगा, बीज खराब हो जाएंगे और वहां पर सूखे एरिया में यह दिक्कतें करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हैवी वीड इन्फेस्टेशन। हैवी वीड इन्फेस्टेशन क्या प्रॉब्लम करता है, मतलब बहुत ज्यादा सूखे एरियाज में देखा जाता है कि वीड्स का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। कुछ घासें होती है जो बहुत ज्यादा होती है, जल्दी समाप्त ही नहीं होती, तो ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। लेबर नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से यह दिक्कतें करती है और क्रॉप प्रोडक्शन को, क्रॉप यील्ड को घटा देती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सुटेबल वेराइटी। सूखे एरिया में कोई अच्छी वेराइटीज नहीं मिल पाती कि वहां पर ऐसी वेराइटी लगा दे कि जो मतलब कि ड्राई स्पेल को झेल जाए। तो जब दिक्कतें होंगी तो क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन में दिक्कतें आएंगी ज्यादातर। नेक्स्ट है सॉइल इकोनॉमिक कांस्टेंट, सोशियो इकोनॉमिक कांस्टेंट। सोशियो इकोनॉमिक कांस्टेंट क्या है, वो यह डिपेंड करता है कि जो ड्राई लैंड फार्मर है उसकी सामाजिक और आर्थिक दशा क्या है, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें रोक रही हैं। तो पहला है लेस एसेस टू इनपुट्स, वह उसमें ज्यादा कुछ नहीं लगा पा रहा। जैसे खेती में उसके पास, वह एक तो गरीब है तो उसके पास वह खेती में ज्यादा कुछ लगा नहीं पा रहा है, बीज भी ला रहा है तो वह हो सकता है घर पे जो रखा हुआ पुराना उसी को लगा दे रहा है, जिससे जर्मिनेशन ही नहीं है। तो ऐसी दिक्कतें आते जा रही हैं। उसके पास फर्टिलाइजर के पैसे नहीं है, सॉइल चेकअप के पैसे नहीं है, तो ये सभी दिक्कतें प्रॉब्लम करती हैं। फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन टाइम, समय से उसके पास पैसे नहीं हो पाते तो वो भी दिक्कत करती है। नेक्स्ट है द रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ड्राईलैंड फार्मर इज लो, मतलब ड्राईलैंड फार्मर एक गरीब होता है तो उसके पास रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, एक बार रिस्क हो गया तो वह रिस्क को बियर नहीं कर सकता, वह दोबारा उसमें पैसा नहीं लगा सकता उस साल के लिए, वह हार जाता है। तो इस तरीके से यह दिक्कतें करती है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें सॉइल के मतलब कि ड्राई लैंड के कॉन्स्टेंट्स पढ़े कि कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके बारे में पढ़ा। थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसी में एक पॉइंट और है कि प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया। क्या, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया, इसका मतलब है कौन कौन सी संभावनाएं हैं भारत में रेनफेड एग्रीकल्चर में, जिससे हम लोग इसको और आगे ज्यादा इंक्रीज कर सकें। तो सबसे पहला इसमें मेन एक पॉइंट है कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत वह देश है जिसे भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है। यहाँ पर हर प्रकार का और बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे मृदा, लैंड, वाटर, वेजिटेशन, क्लाइमेट और बहुत ही ज्यादा। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ की लाइफ क्वालिटी लाइफ, पुअर क्वालिटी लाइफ है। जो जीवन है उसकी क्वालिटी बहुत लो है। तो इस वजह से यह दिक्कत है। लेकिन हम लोग इस नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों का अगर सही मैनेजमेंट करें, सही व्यवस्था करें, तो हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें हम लोग कुछ और, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल लैंड यूज प्लान्स फॉर एग्रो इकोनॉमिकल रीजन ऑफ इंडिया। अगर हम लोग कुछ अच्छा लैंड यूज करें या फिर तो कुछ और सस्टेनेबल तरीका लें या डेवलपमेंट करें या कुछ और चरित्र करें, तो उससे क्या होगा कि इसमें अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं कि रेनफेड एरियाज में भी अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन किया जा सकता है। जैसे क्या क्या है, तो पहला है सॉयल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। क्या, सॉयल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। अगर हम लोग सॉयल को कंजर्व करें और उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको कंजर्व करें। मॉइस्चर कंजर्व कैसे किया जा सकता है, तो हम लोग मल्चिंग कर दें या फिर तो कवर क्रॉप लगा दें। तो इससे क्या होगा, सॉयल भी कंजर्व होगा, मॉइस्चर भी कंजर्व होगा, तो जिससे क्या होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन आसानी से हम लोग कर सकते हैं, कुछ मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाएगी। अगला है इंटीग्रेटेड सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। अगर हम लोग सॉयल में फर्टिलिटी का सही मैनेजमेंट चुनाव करें, कितना सॉयल है उसको चेक करा के उसमें कितना कौन कौन सा फर्टिलिटी कम है, उसको मैनेजमेंट करके उससे सही से अवेलेबल करें, तो क्रॉप प्रोडक्शन आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटर बेसिन ट्रांसफर ऑफ सरफेस फ्लो विच इज अदरवाइज गोइंग वेस्ट ऑफ सीज एंड ओशियन। मतलब हम लोग जो सरफेस फ्लो हो रहा है उसे क्या करें, बीच बीच में रोक के उस पानी का यूज करके ड्राई स्पेल्स में हम लोग उसका यूज करके क्रॉप प्रोडक्शन में यूज करें। जो सी या समुद्र या फिर नदियों में बह जा रहा है उससे क्या होगा, वो हमारे यूज आ सकता है।
नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ लाइव स्टोरेज ऑफ वाटर बाय कंस्ट्रक्टिव रिजर्वर। बीच बीच एरिया एरिया में वही हमने जैसे बता रिजर्व वाटर रिजर्व जल का संसाधन, जल को रोकने के लिए संसाधन का व्यवस्था करें, जिससे क्या होगा यदि बांध बने रहेंगे तो वहां पानी रुका रहेगा तो उस पानी का यूज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्स। मतलब जो हमारे जमीन के अंदर पानी है और जो सरफेस पर पानी है उसका हम लोग बहुत अच्छे से व्यवस्था करके कम से कम उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सके। और नेक्स्ट है ऑन फार्मिंग, ऑन फार्म इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट टू इनहेंस वाटर यूज इफिशिएंसी। हम लोग वाटर मैनेजमेंट करके, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट करके वाटर यूज इफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।